डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के लेक्चर में मैं स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान का जो शीर्षक है वह है विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और उस विलयन के विलय के अनुभार में क्या संबंध होता है, या फिर आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन की सहायता से किसी विलयन में उपस्थित विलय के अनुभार की गणना कैसे करते हैं, इसके बारे में आज मैं आप सभी को बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप सभी को बता चुका हूं, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन P0 माइनस का PS अपन का P0, इसको इस क्वांटिटी को पूरे इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? विलयन का आपेक्षिक दाब अवनमन। ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर होती है? विलय के मोल प्रभार, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। कहने का मतलब यह है, विलयन का जो आपेक्षिक दाब अवनमन होता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। या फिर इसी को इस तरह से पढ़े थे, PS अपान P0 इज इक्वल टू X2। यहां पर X2 क्या था? विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज है, विलय का मोल फ्रैक्शन है। इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हुए मैं आगे की ओर ले चलता हूं। P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू X2 को किस तरह से परिभाषित करते हैं? N1 अपान का N1 प्लस का N2, जहां पर N1 क्या है? विलय के मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है, तथा N2 ये क्या है? विलायक के मोलों की संख्या है। तो इस तरह से विलय के मोल प्रभाज को इस तरह से आप डिफाइन करेंगे, N1 अपान का N1 प्लस का N2 किसी पदार्थ के मोलों की संख्या को कैसे परिभाषित करते हैं? पदार्थ का लिया गया भार डिवाइडेड बाय पदार्थ का अणुभार होता है। ये मोल की संख्या निकालने का सूत्र है। तो विलय के लिए अगर W ग्राम लिए हैं तब N1 बराबर क्या हो जाएगा? W अपान का, यदि विलय का अनुभार M1 है, ये हो जाएगा M1। इसी प्रकार N2 के लिए अगर W भार लिए हैं विलायक का, और विलायक का अनुभार M2 है, तो विलय के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या N2 क्या हो जाएगा? W2 अपन का M2। इन दोनों की वैल्यू को इस समीकरण में रख देते हैं, ये हो जाएगा PS माइनस
P0 माइनस PS अपान का P0 इज इक्वल टू N1 की जगह क्या रखेंगे, W अपान का M1 सबका डिवाइड W अपान का M1 प्लस का W अपान का M2, N1 और N2 की वैल्यू रख देते हैं। इसमें किसी अत्यंत तनु विलयन के लिए W अपान M1 प्लस का W2 अपान M2 बराबर होगा W2 अपान M2। अत्यंत अगर तनु विलयन है, मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम हो, घोली गई हो, उस विलयन को क्या बोलते हैं, अत्यंत तनु विलयन। इस केस में विलय की जो मोलक संख्या होती है वो नगण्य हो जाती है और ये माना जाता है कि उस विलयन में कुल मोलक संख्या किसकी है, विलायक की है। तो इस समीकरण में, इस निष्पत्ति में इस मान को रखने पर ये हो जाएगा P0 माइनस का PS अपान P0 इज इक्वल टू W अपान M1 सबका डिवाइड W2 अपान का M2। कहने का मतलब इस पूरी क्वांटिटी की जगह क्या रख देंगे, इस क्वांटिटी को रख देंगे अत्यंत विलयन के लिए। तो इस प्रकार की एक निष्पत्ति आपको प्राप्त होगी, या फिर इसी को आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू W अपान M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 अपान का W2। तो इस तरह से एक रिलेशन प्राप्त होगा, P0 माइनस PS अपान का P0 आपेक्षिक दाब अनुमान बराबर क्या हो जाएगा, विलय का भार बटे का विलय का अणुभार गुणित का विलायक का अणुभार अपान का विलायक का लिया गया भार। इस फार्मूले से M1 जो है, M1 जिसे विलय का अणुभार कहा जाता है, का अणुभार है, इसकी गणना आप कर सकते हैं। अगर विलयन का आपेक्षिक वाहक की वैल्यू आपको मालूम है, लिए गए विलायक के अणुभार का ज्ञात, मतलब अणुभार ज्ञात है, लिए गए विलायक का भार मालूम है और विलय का लिया गया भार मालूम है। इन सब के संबंध से आप विलय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो किसी विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान की सहायता से इस फार्मूले का उपयोग करके उस विलयन में उपस्थित विलय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। मुझे आशा है कि इस संबंध के बारे में आपको कॉन्सेप्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में विलयन संबंधित अन्य अणुसंख्यक गुणों के बारे में आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।